इन्वेंशन और बॉर्डरलाइन अनएथिकल। आज है फेविकॉल की स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु। आज हम आपको फेविकॉल की पूरी बैक स्टोरी बताएंगे। ये बताएंगे कि फेविकॉल कैसे बना था, उसके सक्सेस के रीजंस क्या है और आप और मैं फेविकॉल से क्या सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फेविकॉल की स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको उसकी बहुत बड़ी साइज का एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। फेविकॉल के पास अधेसिव मार्केट में 70% मार्केट शेयर है पूरे इंडिया में। फेविकॉल के ब्रांड का ओनर है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है और उसने इंडिया को 75 से भी ज्यादा अधेसिव ब्रांड्स दिए हैं, जिसमें डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, फेविक्विक जैसे ब्रांड्स शामिल है। ये पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के ओवरसीज 14 सब्सिडरीज है, इंक्लूडिंग यूएस, ब्राजील, थाईलैंड, इजिप्ट, बांग्लादेश और दुबई। साल 2020 में उनका रेवेन्यू था 7,294 करोड़ और पैंडेमिक के बावजूद, क्योंकि लोग फर्नीचर नहीं बनाते पैंडेमिक में, साल 2021 में उनका रेवेन्यू था 7,292 करोड़। उनका बीएसई और एनएसई में मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,23,750 करोड़ और साल 2021 में उन्होंने 1122 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अब फेविकॉल या पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के फाउंडर थे बलवंत पारेख, जिसका 1924 में गुजरात में जन्म हुआ था। उनको फैमिली प्रेशर की वजह से लॉ पढ़ना पड़ा और वो लॉ पढ़ने के लिए मुंबई आए थे। वो लॉयर तो बन गए, पर उन्हें ये लॉ प्रोफेशन में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी और इसके लिए उन्होंने और जॉब्स करना पसंद किया। उनका पहला जॉब एक डाइंग और एक प्रिंटिंग प्रेस कंपनी में था, जहाँ पे उन्होंने काफी साल बिताए और उसके बाद उन्होंने एक एज अ प्यून एक वुड ट्रेडिंग शॉप में नौकरी की। सोचो दोस्तों कि एक बंदा जो कि एक क्वालिफाइड लॉयर था, वो आराम से एक एसी के ऑफिस में बैठ के काम कर सकता था, पर उसने प्यून की नौकरी करना पसंद किया क्योंकि उसको लॉ का प्रोफेशन जरा भी पसंद नहीं था। अब ये डाइंग और प्रिंटिंग प्रेस में की हुई नौकरी और ये प्यून की नौकरी उनको आगे जाके कैसे हेल्प करती है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी प्यून की नौकरी करते करते बलवंत भाई बहुत स्ट्रगल करते थे, क्योंकि इतना पैसा नहीं मिलता था। वो ऑलरेडी मैरिड थे, इसीलिए उन्हें उस वुड ट्रेडिंग शॉप में ही अपनी वाइफ के साथ रहना पड़ता था। पर बलवंत भाई कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते थे बिजनेस करने के लिए और उन्हें सिर्फ एक चीज की कमी पड़ती थी, जो कि इन्वेस्टमेंट। वो जिससे भी मिलते थे उनको बोलते थे, बस मैं सब हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूँ, मैं एक वर्किंग पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ, आप खाली मुझ पे पैसा लगाओ, आप देखिए वो आपका पैसा मैं डबल कर दूंगा। 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति। अब ये इन्वेस्टिंग पार्टनर ढूंढते ढूंढते बलवंत भाई की मुलाकात एक मोहन भाई से हुई, जो कि उनके वर्किंग स्टाइल से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थे और वो बलवंत भाई पे पैसे लगाने के लिए तैयार थे। बलवंत भाई और मोहन भाई ने ये नोटिस किया कि ये ऑलरेडी पोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइम था और इस टाइम पे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड थी। इसके लिए उन्होंने एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, जिसके अंदर उन्होंने साइकिल, सुपारी, पेपर डाइस और कारपेंट्री के रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना शुरू किया। तो बलवंत भाई की फितरत और आदत थी मेहनत करना, इसकी वजह से ये बिजनेस बहुत ही बढ़ने लगा, क्योंकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही थी और बलवंत भाई की मेहनत से उन्होंने बहुत अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। और यहाँ पर बलवंत भाई में एक ग्रीड आ गया और उन्हें लगा कि भाई मैं ही सब काम कर रहा हूँ बिजनेस में, ये बंदा मतलब मोहन भाई तो सिर्फ पैसे लगा रहे, तो उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट शेयर की डिमांड की। अब ये चीज मोहन भाई को कतई पसंद नहीं आई और बलवंत भाई और मोहन भाई का यहाँ पे सेपरेशन हो गया और बलवंत भाई और अपॉर्चुनिटीज के लिए आगे निकले। तो ढूंढते ढूंढते बलवंत भाई की मुलाकात हुई एक फेडको कंपनी से और उनके और फेडको कंपनी के बीच में 50% प्रॉफिट शेयरिंग की डील साइन हुई। अभी फेडको इंडिया में एक जर्मन कंपनी के प्रोडक्ट सेल करती थी और उस जर्मन कंपनी का नाम था हॉचिस। हॉचिस बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करते थे इंडिया में, पर एक प्रोडक्ट जो कि बहुत नोटेबल था उसका नाम था मोविकॉल। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अभी मोविकॉल एक ग्लू था जो फर्नीचर बनाने के लिए इंडिया में यूज होता था और इंडिया में उस टाइम पे सब ग्लू इंपोर्ट होता था और ये ग्लू एनिमल फैट से बना हुआ था। तो बलवंत भाई ने यहाँ पे भी एज यूजुअल बहुत मेहनत की और इस कंपनी का सेल बहुत बढ़ गया इंडिया में बलवंत भाई के पार्टनरशिप के साथ। अभी बढ़ते सेल को देख के हॉचिस कंपनी के एमडी बहुत ही इंप्रेस हुए और उन्होंने एक इंडिया विजिट करने का सोचा। जब उन्होंने इंडिया विजिट किया तो उनकी और बलवंत भाई की मुलाकात हुई और उन्होंने बलवंत भाई में पोटेंशियल देखा और उन्हें एक ऑफर दी। उन्हें ये बताया कि आप जर्मनी आ सकते हैं और सीख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं और इंडिया में उसका सेल और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो बलवंत भाई ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटी डिक्लाइन करने वालों में से नहीं थे और उन्होंने जर्मनी ट्रैवल किया और 1 महीने तक सीखा कि ये प्रोडक्ट कैसे बनता है और इंडिया में उसका सेल कैसे बढ़ा सकते हैं।
पर अनफॉर्चुनेटली कुछ समय बाद हॉचिस कंपनी के एमडी की डेथ हो गई और इसकी वजह से फेडको और हॉचिस के ये पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ा और बलवंत भाई को एक नया बिजनेस ढूंढना पड़ा। पर इस समय तक बलवंत भाई ने खुद के पैसे बना लिए थे, तो उन्होंने एक खुद का बिजनेस शुरू किया अपने भाई के साथ, जिसका नाम था पारेख डाइकेम इंडस्ट्रीज, और इस बिजनेस की शुरुआत हुई 1954 में। तो यहाँ पर बलवंत भाई ने उनके जो फर्स्ट जॉब से एक्सपीरियंस मिला था, जो कि प्रिंटिंग और डाइंग का था, और फेडको के एक्सपीरियंस को मिलाकर एक स्पेशलिटी केमिकल्स के ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया। अब धीरे धीरे बलवंत भाई की मेहनत से उनका बिजनेस बहुत बढ़ने लगा और उन्हें फिर दिखा कि एक पिगमेंट इमल्शन फॉर टेक्सटाइल प्रिंटिंग, मतलब टेक्सटाइल प्रिंटिंग में जो कलर्स यूज होते हैं उस बिजनेस में बहुत स्कोप है, तो उन्होंने उस बिजनेस का भी ट्रेडिंग शुरू किया। तो ये दोनों बिजनेस भी बहुत अच्छे से चलने लगे और उन्होंने एक शॉर्ट टाइम पे काफी बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया ये एडहेसिव मार्केट के बिजनेस में। अभी बलवंत भाई के सेकंड जॉब में उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी। उस टाइम पे जब वो एक प्यून थे एक वुड ट्रेडर के यहाँ पे, उन्होंने देखा था कि कारपेंटर्स बहुत स्ट्रगल करते थे फर्नीचर बनाने के लिए। अभी ये स्ट्रगल का मेन कारण था एडहेसिव, या तो जो ग्लू यूज होता था वो एनिमल फैट से बनता था। उस ग्लू को यूज करने के लिए पहले उसको हीट करना पड़ता था, तो हीट की वजह से बहुत स्मेल फैलती थी और इसको अप्लाई करने में बहुत टाइम लगता था, और ये ग्लू अप्लाई करने के बाद सूखने में भी बहुत टाइम लगता था, और कारपेंटर्स की जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत कम थी ये ग्लू की वजह से। और लास्टली उस टाइम पे मेजॉरिटी जो कारपेंटर्स थे वो ब्राह्मण्स थे और उन्हें ये एनिमल फैट मजबूरी में यूज करना पड़ता था क्योंकि मार्केट में कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं था। यही सही रास्ता है, सही रास्ता। अरे कैसे सही रास्ता है? मैं बोलता यही सही रास्ता है। तेरे पास कोई और रास्ता है? अभी बलवंत भाई टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं थे ये ग्लू इन्वेंट करने के लिए, पर उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत केमिकल इंजीनियर से हेल्प ली और फाइनली एक ऐसे ग्लू को इन्वेंट किया जो बिना एनिमल फैट से बना हो, जो जल्दी सूखता हो और जो कारपेंटर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता हो। आप शायद ये अंदाजा लगा सकते हो कि उस टाइम पे ये करना कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दूर दूर भटकना पड़ता था और बलवंत भाई तो लॉयर भी थे, तो ये टेक्निकली क्वालिफाइड भी नहीं थे ये चीज इन्वेंट करने के लिए। पर इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को रोका नहीं और ऐसी चीज का इन्वेंशन कर दिया जो उस टाइम पे एक एमएनसी भी नहीं कर पाई। I not study IIT, but IIT study me. तो फाइनली 1959 में फेविकॉल को लॉन्च किया गया। अभी फेविकॉल दो शब्दों से बना है, फेवी और कॉल। फेवी ये शब्द मूवी कॉल की पार्टनरशिप से इंस्पायर था और कॉल का मतलब है एक अटूट जोड़। और एक चीज, फेविकॉल वही प्राइस पे अवेलेबल था जिस प्राइस पे दूसरे ग्लूज अवेलेबल थे, तो उन्होंने कोई ज्यादा प्रीमियम भी चार्ज नहीं किया एक बेटर प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए। तो फेविकॉल के लॉन्च के साथ 1959 में पारेख डाइकेम इंडस्ट्रीज को भी रीब्रांड किया और उसका नाम बन गया पीडी इंडस्ट्रीज, और आगे जाके उसको बना दिया पीडी लाइट इंडस्ट्रीज। और ये प्रोनाउंसिएशन में पिडिलाइट जैसा साउंड करता था, तो उसको फाइनली बना दिया पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दूसरी कंपनीज इंडिया में अपना प्रोडक्ट्स रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सेल करते थे और उनको बहुत मार्जिन देते थे अपना प्रोडक्ट्स आगे पुश करने के लिए। फेविकॉल या तो पिडिलाइट ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने सोचा कि फाइनली हमारे कंज्यूमर्स तो कारपेंटर्स है, तो क्यों ना उनको कन्विंस करें हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो उन्होंने पहले जाके उनको प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन दिए, उन्हें ये बताया कि अगर आप पहले मूवीकॉल से 4 चेयर बना सकते थे, आप फेविकॉल की मदद से 6 या तो 7 चेयर बना सकते हो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएगा नहीं। तो फाइनली कारपेंटर्स कन्विंस हो गए कि उन्हें फेविकॉल ही चाहिए। तो मूवीकॉल कितना भी मार्जिन चाहे दे देता रिटेलर्स को, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनली जो एंड कंज्यूमर्स थे वो कन्विंस थे फेविकॉल एज अ प्रोडक्ट अपने कारपेंट्री में यूज करने के लिए। और एक और चीज, 1960s में कारपेंटर्स की इंडिया में इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी क्योंकि वो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे। फेविकॉल ने उनको बहुत रिस्पेक्ट दी, उनके लिए एनुअल कॉन्फ्रेंसेस या तो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, उनको एक फ्री फर्नीचर बुक देते थे जिसमें अपडेटेड फर्नीचर के डिजाइन होते थे। तो उन्हें कुछ नया करना नहीं होता था, वो खाली अपने कस्टमर्स को डिजाइन बताते थे, वो कस्टमर सिलेक्ट कर लेता था और वो वैसे का वैसा फर्नीचर उनके लिए बना देते थे। अभी उनकी ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर या तो डायरेक्ट टू कारपेंटर की स्ट्रैटेजी बहुत ही सुपर हिट थी, पर बलवंत भाई ने सोचा कि कारपेंटर का मार्केट कैप्चर करने से नहीं होगा, हमें और मार्केट्स कैप्चर करने पड़ेंगे। और यही इंडिया में 1970s में ट्रेंड शुरू हुआ था आर्ट एंड क्राफ्ट एज अ सब्जेक्ट स्कूल्स में पढ़ाने का। तो बलवंत भाई ने सोचा कि हमारा ये जो फेविकॉल है वो एज अ ग्लू आर्ट एंड क्राफ्ट में भी यूज होता है या स्पेसिफिकली क्राफ्ट में यूज हो सकता है, बट फेविकॉल में एक इनहेरेंट प्रॉब्लम थी। अभी फेविकॉल कारपेंटर्स के लिए 1 किलो के पैकेजिंग है तो उससे ज़्यादा की पैकेजिंग में अवेलेबल था,
पर एक स्टूडेंट को 1 किलो फेविकॉल अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो उन्हें बैक इंजीनियर करना पड़ा, अपनी पूरी फैक्ट्री के ऑपरेशन से चेंज करने पड़े और उन्होंने छोटे SKUs में फाइनली फेविकॉल को लॉन्च किया। अभी आप सोच रहे होंगे कि यश इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 किलो के पैकेजिंग में उन्होंने 30 ग्राम का पैकेजिंग इंट्रोड्यूस किया, पर ये फैक्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। फैक्ट्री की एक प्रोडक्शन लाइन होती है और अगर आपको कोई भी SKU चेंज करना है, आपको कोई वेट चेंज करना है, तो उसमें पूरे प्रोडक्शन लाइन को आपको चेंज करना पड़ता है या ओवरऑल करना पड़ता है, और ये चीज़ को 1970s में करना ये बहुत बड़ी बात थी। पर बलवंत भाई ने डिफिकल्टीज के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने कोलैप्सिबल ट्यूब में 30 ग्राम पैकेजिंग में इसको लॉन्च किया। और अगर आपको याद होगा, आपने शायद स्कूल में फेविकॉल ही यूज़ किया होगा एज अ ग्लू आपके आर्ट्स एंड क्राफ्ट की क्लास में, तो उन्होंने कारपेंट्री के साथ एक एडिशनल मार्केट को भी कैप्चर कर लिया और ये मार्केट को इनफैक्ट उन्होंने क्रिएट करने में हेल्प की। फेविकॉल एक जेनेरिक प्रोडक्ट है और जेनेरिक प्रोडक्ट्स की कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ की होती है? शूज़ की होती है, बाइक्स की होती है, या दूसरे प्रोडक्ट्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं उसके लिए होती है, पर जो प्रोडक्ट्स कारपेंटर्स यूज़ करते हैं उसके लिए कभी ऐड नहीं होती है। पर बलवंत भाई ने इससे कुछ हट के सोचा, उन्होंने ये सोचा कि जेनेरिक प्रोडक्ट्स की ऐड नहीं करना, ये कोई लॉ में तो लिखा हुआ नहीं है, तो उन्होंने फेविकॉल की एड्स प्रिंट मीडिया में शुरुआत की 1980s में, और इसकी वजह से फेविकॉल के सेल्स स्काई रॉकेट हो गए। और उनकी एड्स ज़रा भी नॉर्मल नहीं थी, आपने देखा होगा कि उनकी कैंपेन्स बहुत ही क्रिएटिव होती थी, तो चाहे ये प्रिंट मीडिया में हो या टीवी में हो, उनकी कैंपेन्स हमेशा ही क्रिएटिव थी। लगाकर हईशा, जोर लगाकर हईशा, जान लगाकर हईशा। लगाओ लगाओ और जोर लगाओ, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। और इस ब्रिलियंट मार्केटिंग की वजह से फेविकॉल एक वर्ब बन गया, जहाँ पे कंज्यूमर दुकान में जाके ग्लू नहीं मांगता था, फेविकॉल मांगता था। और ये बिल्कुल सेम है जैसे पेटीएम या गूगल पे वर्ब बन गया। आप ये नहीं बोलते हो कि आप मुझे पेमेंट सेंड कर देना, आप बोलते हो कि गूगल पे कर देना या पेटीएम कर देना। और दोस्तों, ये कंज्यूमर के प्रोडक्ट को वर्ब बनना बड़ी बात नहीं है, पर एक जेनेरिक प्रोडक्ट को एक वर्ब बना देना वो बहुत ही बड़ी बात थी। और पिडिलाइट, फेविकॉल और बलवंत भाई ये करने में सक्सेसफुल हुए। आप सोच रहे होंगे कि यश तूने ये स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी, जो कि है कंपटीशन। मैंने इस चीज को मिस नहीं किया है। फेविकॉल ने कोई कॉम्पिटिटर को मार्केट में टिकने ही नहीं दिया। जब कभी भी कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आता था, फेविकॉल अपने प्राइसेस कम कर देता था, रिटेलर्स को ज्यादा स्कीम्स ऑफर कर देता और वो कॉम्पिटिटर को मार्केट में टिकने ही नहीं देता था। तो एथिकल या तो अनएथिकल मीन से फेविकॉल अपने कंपटीशन को किल करने की कोशिश करता था, और इसके बावजूद अगर आप उसका कॉम्पिटिटर सर्वाइव कर जाता था, फेविकॉल उसको खरीद लेता था। और ये स्ट्रैटेजी दुनिया की टॉप कंपनीज भी अप्लाई करती है। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे स्टार्टअप्स को अपने लाइफ में खरीदा है, और फेसबुक ने बहुत सारी कंपनीज को खरीदा है, और नोटेबल एक्विजिशन है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। अब कौन किससे इंस्पायर हुआ वो मुझे नहीं पता, पर फेविकॉल के या पिडिलाइट के एक्विजिशन की लिस्ट बहुत लंबी है। तो 99 में पिडिलाइट ने रानीपाल एक्वायर किया, जो कि ऑप्टिकल वाइटनर का एक बहुत लीडिंग ब्रांड था। 2000 में उन्होंने एम सील को एक्वायर किया, जो कि एक एपॉक्सी कंपाउंड का एक लीडिंग ब्रांड था। 2002 में उन्होंने स्टील ग्रिप को एक्वायर किया, जो कि एक पीवीसी इंसुलेशन टेप का लीडिंग ब्रांड था। 2004 में उन्होंने रॉफ को एक्वायर किया, जो कि कंस्ट्रक्शन केमिकल्स का ब्रांड था। और साल 2020 में उन्होंने एरोडाइट के इंडियन ऑपरेशंस को एक्वायर किया 2100 करोड़ रुपए में। तो पहला अपने डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास जाना, दूसरा बहुत सारे नए एसकेयूज या नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करना, तीसरा ब्रिलियंट एडवर्टाइजिंग करना, और चौथा एक्विजिशंस। ये चारों रीजंस की वजह से फेविकॉल है तो पिडिलाइट आज भी इंडिया में 70% मार्केट शेयर होल्ड करता है। दोस्तों, पहला लेसन है अपने कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करो और उनको डायरेक्टली सेल करो। आप जब कोई इंटरमीडिएरी या कोई मिडिलमैन के थ्रू सेल करते हो ना, उसके पास आपके प्रोडक्ट्स का बहुत ही कंट्रोल होता है, और वो चाहे या कोई उनको कोई और ज़्यादा मार्जिन दे तो वो आपका प्रोडक्ट सेल करना बंद करेंगे और दूसरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर लेंगे। पर अगर आपके खुद के कंज्यूमर्स ही कन्विंस्ड है आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, तो कोई भी रिटेलर को आप कितना भी मार्जिन ऑफर करो, वो कोई दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल ही नहीं कर पाएगा। तो आपको हमेशा फोकस करना चाहिए कि आप आपके कंज्यूमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हो। अगर आप Amazon के थ्रू सेल कर रहे हो, आप ये सोचो कि आप आपके वो कस्टमर को वेबसाइट के थ्रू कैसे सेल कर सकते हो, क्योंकि वेबसाइट का कंट्रोल आपके पास है और आपको कंज्यूमर का डेटा भी उसके थ्रू मिलेगा। फेविकॉल के ऐड करने से पहले मैंने आपको बताया कि जेनेरिक प्रोडक्ट का कभी मार्केट में एडवर्टाइजमेंट नहीं होता था,
तो बलवंत भाई ने ऐसा कुछ सोचा नहीं, उन्होंने सोचा कि जेनेरिक प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए और उन्होंने एक प्रिंट और एक टीवी कैंपेन लॉन्च किया फेविकॉल के अराउंड। और इस कैंपेन्स की वजह से फेविकॉल लोगों के माइंड में सेट हो गया या फिट हो गया और एज अ वर्ब यूज होने लगा। तो हर एक मार्केट या तो हर एक बिजनेस के एक रूल्स होते हैं, पर ये रूल्स मैंने और आप जैसे लोगों ने ही बनाए होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से ये रूल्स टूट सकते हैं और इसकी वजह से आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकता है, आपको ये रूल्स को डिसरिगार्ड करना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ इलीगल करना चाहिए, पर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से आपका प्रोडक्ट बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है, जैसे फेविकॉल हुआ था 1980s में। बलवंत भाई ने 1980s में ये कारपेंटर का जो फेविकॉल मार्केट है उसको तो कैप्चर कर लिया था, पर उन्होंने अपनी सोच वहाँ तक सीमित नहीं रखी। उन्होंने ये समझा कि आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस बहुत हो रही है और एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे भी यूज हो सकता है। तो उन्होंने मार्केट के पल्स को समझा, उन्होंने इसकी वजह से अपनी पूरी फैक्ट्री को री इंजीनियर किया और प्रोडक्ट को 30 ग्राम पैकेजिंग में भी लॉन्च किया। और दोस्तों सेम चीज अमूल ने भी किया है। अमूल अगर आप जाके कोई रिटेल स्टोर में खरीदोगे तो आपको 100 ग्राम या 200 ग्राम के पैकेजिंग में मिलेगा, पर जब आप शताब्दी में जाओगे तो आपको वो 30 ग्राम या 20 ग्राम के छोटे पैकेज में मिलेगा। तो उन्होंने ये समझा, हाँ एक नॉर्मल कंज्यूमर तो मेरा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, पर ट्रेन्स में भी ये प्रोडक्ट की डिमांड है। तो उन्होंने एक एडिशनल मार्केट क्रिएट कर लिया छोटी पैकेजिंग इंट्रोड्यूस करके। कोई भी मार्केट में मार्केट के पल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें पेटीएम फेल हुआ था जब उन्होंने यूपीआई पे ट्रांजेक्शन नहीं किया था, क्योंकि यूपीआई एक बेटर मोड था पेमेंट का और इसकी वजह से आज पेटीएम यूपीआई मार्केट में 4th रैंक होता है। तो ये था बलवंत भाई का एक चपरासी से लेके एक मल्टी बिलियनर बनने का सफर। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने पिडिलाइट, फेविकॉल और बलवंत भाई की जर्नी से कुछ सीखा होगा। अगली बार मिलेंगे। जय हिंद।